नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। NCERT फाउंडेशन के तहत आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री अध्याय फर्स्ट, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक यूरोप का उदय। जानेंगे आधुनिक यूरोप का उदय कैसे हुआ और इसके पीछे कौन से महत्वपूर्ण कारक थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साथियों, यदि आपने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही चैनल को लाइक और शेयर कर देना। अब बढ़ते हैं इसकी पृष्ठभूमि की ओर, जानते हैं कि आधुनिक यूरोप का उदय कैसे हुआ। तो साथियों, आधुनिक यूरोप के उदय के पीछे कहीं न कहीं मानव जीवन पे हुए अत्याचार थे, क्योंकि उस समय यूरोप में हम बात कर रहे 15वीं शताब्दी की, सामाजिक जीवन कुछ ऐसा था कि जो सामंत थे, जो धर्मगुरु थे, यानी जो पुजारी लोग थे, जो अपने आप को ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग थे। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो हालांकि उस समय यूरोप में ब्राह्मण नहीं होते थे, लेकिन जो पूजा पाठ करते थे उनका धर्मगुरुओं का वर्चस्व था और राजा को भी ये लोग उससे नीचे मानते थे। और इस वजह से क्या होता था कि पूरी जनता त्रस्त थी और ये जनता का शोषण और दमन कर रहे थे। धर्मगुरु अपने आप को पोप के नाम से जानते थे, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटर माना जाता था। ये ईश्वर और परलोक की बातें बताते थे और उस पर ज़्यादा महत्व देते थे साथियों। लेकिन मध्यकालीन यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि लोगों ने आधुनिक विचारों पर बल दिया, प्रबुद्ध विचारक समाज में उत्पन्न हुए और उन्होंने एक बात पे जोर दिया कि विश्व को अपनी खुली आंखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो। यानी अब आंखों देखी चीज़ों पे विश्वास करने के लिए बल दिया गया। इससे होता क्या है, इसके कारण यूरोप में पुनर्जागरण आती है। पुनर्जागरण का तात्पर्य कि एक तरीके से पुनः लोग सोचने लगते हैं, एक वैचारिक क्रांति जन्म लेती है। और वैचारिक क्रांति कैसे जन्म लेती साथियों, क्योंकि 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के समय जो ग्रीक था, यूरोप का एक देश, लैटिन भाषाओं का प्रयोग होता था और उन्हीं ग्रीक और लैटिन भाषाओं में प्राचीन ग्रंथों का वर्णन था, लेकिन उसे स्थानीय भाषा में अनुवाद कराया गया। और उस समय छपाई मशीन की आविष्कार हो चुकी थी, जिससे अधिक संख्या में स्थानीय भाषा में लोगों तक पुस्तकों को पहुंचाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ साथियों कि साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला, विज्ञान सभी विधाओं को प्रभावित किया गया। इससे प्रभावित हुआ कलाकार अपनी कलाकृतियों में अब देवी देवताओं के स्थान पे मनुष्य की भावनाओं का वर्णन करने लगे। कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे लोगों ने इस बात का खंडन किया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उन्होंने कहा सूर्य नहीं घूमता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सब का परिणाम यह हुआ साथियों कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे और धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यानी एक तरीके से अब जो धार्मिक चीज़ें थी उनका बहुत सारी चीज़ें, जो गलत चीज़ें थी, खंडन होने लगा, नई तरीके से उन्हें प्रभाषित किया जाने लगा। साथियों, इससे धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है मध्यकालीन यूरोप में। और जो कैथोलिक चर्च था रोमन का, उसका अत्यधिक नियंत्रण हुआ करता था। और वहाँ पे जो धर्म हुआ करता था, हम सभी जानते हैं कि ईसाई धर्म था। और ईसाई धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है बाइबल। बाइबल को लैटिन भाषा में लिखा गया था, लेकिन हम सभी जानते थे कि लैटिन भाषा को समझने वाले लोग बहुत कम थे, इसलिए स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद कराया गया। जब स्थानीय भाषा में इसका अनुवाद कराया गया तो पता चला कि धर्मगुरु कर्मकांड को बढ़ावा देते थे, धर्म के नाम पे लोगों का शोषण करते थे, धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार और उसका बोलबाला हुआ करता था। उन दिनों के विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की। और हमने कहा कि जैसे लैटिन भाषा में लिखा हुआ बाइबल को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया और लोगों तक इसे पहुंचाया गया। जब पहुंचाया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बाइबल को पढ़ा और धर्मगुरुओं के द्वारा जो कथन थे उन्हें मानने से मना कर दिया गया। बाद में पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें बाइबल में नहीं थी जिनका बोलबाला किया करते थे धर्मगुरु लोग। इससे क्या हुआ साथियों, जब लोगों को पता चला तो लोगों ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता।
है। ये कौन थे प्रोटेस्टेंट? ये वो लोग थे जो उनका विरोध करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। और धर्म सुधार आंदोलन में पोप के दबदबे में क्या हुआ? कमी आई साथियों। यूरोप में क्या होता है कि कुछ शासकों ने भी पोप के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। वैसे राजा पोप के ऑर्डर को मना नहीं करता था, लेकिन हम सभी जानते हैं कुछ ऐसे भी राजा हुए, जैसे इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम यानी 8वें हेनरी 8, इन्होंने भी कहीं ना कहीं पोप के वर्चस्व को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथियों। इस तरह धर्म सुधार ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्रपात किया और पुनर्जागरण को संभव बनाया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि यूरोप में पुनर्जागरण कैसे स्थापित हुआ, तो आप इन्हीं बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। आगे अगर बात करते साथियों, तो जब धर्म सुधार शुरू हुआ, बुराइयां सामने आई, पाखंड सामने आया, तो लोगों में राष्ट्रवाद और राजतंत्र के उदय की बातें भी सामने आई। अब उस समय क्या हुआ? 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों का सत्ता जो है वो लोप होने लगा, लगभग कम होने लगा, और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले लोग सामान, भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक आर्थिक हितों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथ में आ गई। पहले सत्ता पोप के हाथों में हुआ करती थी, फिर ये सत्ता राजा के हाथ में चली गई साथियों। अब राजा के हाथ में चली गई तो राजतंत्र का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि सभी देशों में राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए और राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो अगर कोई कहे कि आधुनिक युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी साथियों, तो वो राजतंत्र के उदय की विशेषता थी, एनसीईआरटी क्लास के चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब यूरोप का एशिया के साथ व्यापार होने लगा। जब व्यापार होने लगा तो क्या हुआ? खोज और यात्राएं शुरू हुई। भारत और यूरोप देशों के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे साथियों। जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार हुआ करते थे। पहला जो मार्ग था वो फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ था, जो समुद्री मार्ग था, जिसमें इराक, टर्की, वेनिस, जिनेवा यानी जिसे इटली के नाम से जानते हैं, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। दूसरा मार्ग था कि मध्य एशिया से मिस्र से होकर यूरोप जाने वाला स्थल मार्ग हुआ करता था। बाद में हम सभी जानते हैं कि वहीं स्वेज नहर बनाई गई। साथियों, इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण होने लगे। वेनिस और जिनेवा ये दो शहर हुआ करते थे। ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे जहां भारत के वस्तुओं का बोलबाला हुआ करता था। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एक तरीके से अधिकार जमा लिया था और इसे जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी समाप्त कर दी गई थी। जब समाप्त कर दी गई तो हम सभी जानते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर टर्की ने अधिकार कर लिया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रास्ता हुआ करता था एशिया तथा यूरोप को जोड़ने के लिए। इस पे टर्की उस समय खलीफा हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसने 1453 में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। फिर जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया तो फिर नए मार्गों की खोज शुरू हुई साथियों। इसी नए मार्गों की खोज ने इस्तंबुल नगर, जो यूरोप में आपको मिलेगा और भारत के वाणिज्यिक मार्ग के मुख्य द्वार था, यानी यूरोप का जो इस्तंबुल नगर था वो और भारत के वाणिज्यिक मार्ग का मुख्य द्वार हुआ करता था। यानी अगर भारत का व्यापार कहीं से होकर यूरोप में जाता था तो वो इस्तंबुल नगर से होकर जाता था। अब यूरोपीय व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। ये मैप में बताया गया है साथियों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया है, यहाँ से होते हुए यूरोप में ये लोग जाया करते थे, फारस की खाड़ी से होते हुए। आगे बात करते हैं। किंतु इस्तंबुल जो था साथियों, जब उस पर टर्की ने कब्जा कर लिया तो यूरोप से भारत को जोड़ने वाला जो एकमात्र व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो गया। अब जब ये व्यापारिक मार्ग बंद हो गया, अरब व्यापारी अब एशियाई देशों से मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती वस्त्र, शक्कर इत्यादि जो यूरोप ले जाते थे वो सब बंद हो गए। क्योंकि इटली से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था तो इटली इसका फ़ायदा उठाने लगा। इटली के जिनेवा, वेनिस, मिलन इत्यादि शहरों पे जो उतारा जाता था वहाँ उस माल को भारी चुंगी देकर खरीदा जाता था।
यूरोप के विभिन्न बाजारों में उसे फिर बेचा जाता था और यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी, हम सभी जानते हैं। लेकिन व्यापारी अब अरब व्यापारियों को हटाकर भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि अरब से होके वेनिस यानी इटली में मेडिटेरियन सी से होके जाता था, फिर इटली से पूरे यूरोप में जाता था। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन चाहते थे कि अब अरब व्यापारियों को हटा दिया जाए और सीधे यूरोप और एशिया का व्यापार हो। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं होती हैं। लेकिन साथियों, उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज कर दी, क्योंकि वो अब अरब से सामान नहीं लेना चाहते थे। और इसमें हम जानते हैं कई महत्वाकांक्षी शासकों और रानियों ने पर्याप्त सहयोग दिया, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल शामिल है। साथियों, कुतुब नुमा यानी दिशाओं का जो ज्ञान करने वाला था यंत्र, उसका भी आविष्कार उसी समय हो गया। अब इससे क्या होता था, लंबी समुद्र यात्राएं हो सकती थी। और भारत की खोज में निकले इटली के एक नाविक थे जिनका नाम था कोलंबस। वो यूरोप से अमेरिका पहुंच गए थे, क्योंकि दिशाओं का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब दिशाओं का ज्ञान हो गया तो हम सभी जानते हैं पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज करने में 20 मई 1498 को सफल हो जाता है। और ये भारत के पश्चिमी तट कालीकट केरल बंदरगाह पे पहुंचता है। और जब ये पहुंचता है तो वहाँ पे जो शासक साथी होता है, जमहूरी शासक होता करता है, वो काफ़ी इनका स्वागत करता है। व्यापारिक अब स्पर्धा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नए भूभाग का पता लग जाता है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड सभी देश स्पर्धा में उतर जाते हैं, यानी कंपटीशन में उतर जाते हैं कि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं और अपनी अपनी समुद्रिक शक्तियाँ जो होता है वो बढ़ा लेते हैं। और अब नाविकों को लंबे समुद्री अभियान के लिए भेज दिया जाता है। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा का एक नया आरंभ हो जाता है। साथियों, इससे जैसे मैंने कहा कि व्यापारवाद का उदय होता है। 16वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया का व्यापार एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था वो व्यापारिक कंपनी की स्थापना होना, क्योंकि लगभग सभी यूरोपीय देशों ने उस समय व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर ली थी। ये व्यापारिक कंपनी अपार लाभ कमाना चाहती थी। इसके लिए किसी कठिनाई और खतरे को भी मोल लेना चाहती थी। ये किसी व्यापार में खतरे से कम नहीं थे। साथियों, कठिनाइयों से बचने के लिए ये व्यापारी कारीगरों को काम देने, कच्चा माल तैयार करने, भंडारण करने सहित अनेक काम स्टार्ट कर देते हैं। फलस्वरूप हम पाते हैं कि ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है। हॉलैंड और फ्रांस में भी यूरोपीय देशों में इस प्रकार की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना होती है। यूरोप में व्यापार वृद्धि के परिणाम। अब हम जानेंगे कि यूरोप में व्यापार वृद्धि क्यों हुई। जैसा मैंने बताया कि यूरोप में व्यापारिक कंपनियां जन्म ले चुकी थी और इसके कारण क्या होता साथियों कि वहाँ पर तीव्र वृद्धि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं। अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगता है। लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक नगर व्यापारिक केंद्र के रूप में उदय होते हैं। व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और व्यापार में आधिकारिक पूंजी का वियोजन होने लगता है। जहाज निर्माण होने लगते हैं। नवीन उद्योगों का प्रारंभ हो जाता है। व्यापार और उद्योगों में अपार वृद्धि हो जाती है और इसके कारण क्या होता है साथियों, यूरोपीय राष्ट्र अधिक संपन्न और समृद्ध होने लगते हैं। अगर सामाजिक प्रभाव की बात करें तो व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले और व्यापारिकों का एक वर्ग अस्तित्व में आ जाता है, जिसे मध्यम वर्ग की संज्ञा दी जाती है। कुशल कारीगर, निर्माता इस समुदाय से जुड़ जाते हैं और रूढ़ियों, परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ ये नहीं था साथियों। इसमें नवीन बातों को जानने के लिए लोग उत्सुक थे। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया। अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो व्यापार में जब वृद्धि हुई तो यूरोप में राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। व्यापारी वर्ग अपने हित के लिए राजसत्ता का समर्थन करने लगे। व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की और देश में व्यापारी वर्ग को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगा। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ यूरोप में सामंतवाद का पतन होने लगा। एक नई व्यवस्था जन्म लेने लगी जिसे पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। तो पूंजीवाद का जन्म साथियों अमेरिका में नहीं, सबसे पहले यूरोप में हुआ था। यही आधुनिक युग की विशेषता थी। पूंजीवाद और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक
वर्ग जो थे वो श्रमिक वर्ग थे, इनको भी जन्म मिला काम के लिए। और तो पूंजीपति उत्पादन हेतु क्या हुआ कि कच्चे माल के लिए कारखानों मशीनों को तैयार होने वस्तुओं के लिए जो मालिक थे, इसके अलावा मुख्य उद्देश्य उनका था मुनाफा कमाना। वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं के उत्पादन करते थे और पूंजीपति लोग इससे वेतन प्राप्त करते थे। साथियों, अब व्यापारिक समुदाय ने उत्पादन प्रणाली में क्या हुआ, सुधार कर लिया, ताकि कम समय में ज़्यादा वस्तुएं तैयार की जा सके। कारीगर जो थे वो सामान्य औजारों से अपने घरों में परिवार के सदस्यों की मदद के काम आते थे। आवश्यक जो कच्चा माल हुआ करता था वो प्राप्त होने लगा था। धीमी घरेलू वस्तुएं जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, व्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही थी। कारखाने और का मालिक जो था वो पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था। नई मशीनों की मदद से कारीगरों को काम पे रख के वस्तुएं तैयार करता था, जबकि उसे बाजार में बेचता था। श्रमिक अब घरों में नहीं बल्कि निश्चित वेतन पर कारखानों में काम करने लगे थे। और सूती की कताई, नए किस्म के करघो, भाप की शक्ति वाले चलने वाले इंजन का आविष्कार हो गया उसी समय साथियों, यानी रेलवे लाइन बिछाई गई, उससे भारी मात्रा में मालों का ट्रांसपोर्टाइजेशन होने लगा और इससे यूरोप में एक नए तरीके से जन्म होता है, उदय होता है। इसे हम यूरोप के उदय की संज्ञा देते हैं। साथियों, 8वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय देशों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली, धवन भट्टी जैसे आविष्कारों ने लोहे की ढलाई जैसे मुश्किल काम को आसान बना दिया। इसी तरह नए नए आविष्कारों और साधनों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावी बनाया। तेज गति से कम समय में ज़्यादा उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर यूरोपीय देश अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति करने लगे और दूसरे देशों की ओर उन्मुख हो गए। इसके बाद उपनिवेशवाद की स्थापना स्टार्ट होती साथियों। यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप में संपन्न प्रदेशों पे हस्तगत किया और वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेशवाद क्या होता है साथियों कि व्यापार करने के लिए जाओ और वहां के संसाधनों पे कब्जा कर लो और उनका दोहन करना, इसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में जाके इस तरह शुरुआत किया। उसके बाद हम पाते हैं कि इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका से अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भागों के बाद इंडोनेशिया और पर डचों ने कब्जा कर लिया, जबकि भारत पर सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए और उसके बाद फ्रांस, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी कब्जा कर लिए। आगे चलकर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया पर भी यूरोपवासियों का उपनिवेश स्थापित हो गया और इन्होंने मनमाने तरीके से प्रतिबंध लगाए, कच्चे माल के उद्योगों को चलाया, जहां माल को तैयार किया जाता था फिर ऊंची कीमतों पे उसको बेचा जाता था। इस प्रकार इन्होंने उपनिवेशों के मूल निवासियों का दमन करके उनका अत्यधिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया साथियों। अब हम समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सता का ही परिणाम था। उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम हुए। अत्यधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे, जिससे प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया। अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियाँ वहाँ की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा वर्ग बनाए रखना चाहती थी। इनसे उपनिवेश राष्ट्रों को संसाधनों में और फायदा होता था और उन्होंने इसके लिए भरपूर शोषण किया, अशिक्षा और पिछड़ेपन को बनाए रखा, जिससे लोग डूबते चले गए। तो साथियों, ये था पहला चैप्टर यूरोप का उदय। इसके प्रश्नों की बात करें तो जो हमने पढ़ा उसके अंतर्गत कोपरनिकस के बारे में आपको बताना है कि कोपरनिकस कौन था, कोलंबस कौन था उसके बारे में बताना है, मार्टिन लूथर से संबंधित और हेनरी एस्टम के संबंधित। तो हेनरी एस्टम ने क्या कहा था, आप सभी को पता है कि हेनरी एस्टम जो था एक इंग्लैंड का राजा था जिसने पोप की शक्तियों को समाप्त करने के पे बल दिया था। मार्टिन लूथर ने क्या किया था कि पोप के खिलाफ प्रोटेस्ट को जन्म दिया था। कोलंबस जो था वो भारत की खोज में निकला था लेकिन अमेरिका को खोजा था, जबकि कोपरनिकस ये कहता था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन सभी सवालों का जवाब देना ना भूलें। साथियों, तो आज अब समाप्त होता है आज का अध्याय। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।